हाँ जी, फाइनाइट सेट क्या होता है जी? फाइनाइट सेट एक इक्विवेलेंट ऐसा सेट जिसका आखिरी जो पॉइंट होता है ना, हमें मालूम हो, आखिरी पॉइंट जो होता है जहाँ पे वो एंड हो, तो वो मेरे पास फाइनाइट कहलाता है। यानी कि हमें इसके सारे एलिमेंट्स का पता है, इसके सारे मेंबर्स का पता है, इसका आखिरी, क्योंकि हमें हमारे पास आखिरी जहाँ तक हमने जाना होता है, वो हमारा आखिरी जो पॉइंट होता है वो हमें मालूम होता है। तो इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट में हमें आखिरी जो पॉइंट होता है वो हमें मालूम नहीं होता, तो वो मेरे पास इनफाइनाइट कहलाता है। तो सबसे पहले मैं फाइनाइट की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अगर फाइनाइट की आप एग्जांपल देखें तो ये, अगर कोई सेट ए है जी, 1 2 3 एंड सो ऑन 9 9 9 9, ये देखिए मेरे पास आखिरी जो डिजिट है वो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा ये मेरे पास फाइनाइट सेट है। और देख लें आप, और अगर लेनी हो आपने बी पॉइंट, कोई बी सेट ले लें, और नंबर का मैं ले लेता हूँ जी। ठीक, 9 9 आखिरी तक, तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। ठीक, हमें आखिरी उसका जो डिजिट है, आखिरी जो नंबर है, मेंबर है, एलिमेंट है, वो हमें मौजूद है, तो ये वाला फाइनाइट सेट है जी। आगे आ जाता है जी मेरे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इफ अ सेट इज equivalent to the set 1 2 3 and so on is called infinite set. For example, इसमें आप कोई एग्जांपल इसी की ये भी दे सकते हैं, आप कोई और भी दे सकते हैं। इसमें मैं इनफाइनाइट सेट का मतलब अब हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट जो था, या कोई भी आखिरी जो डिजिट था जहाँ तक हमने पहुँच, वो हमें मालूम नहीं है, तो ये मेरे पास इनफाइनाइट सेट आएगा, क्योंकि लामहदूद है जी, इनफाइनाइट है, हमें पता ही नहीं कि ये सेट कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसमें तादाद लाखों नंबर्स आ जाते हैं जी, इसलिए हमें ये पता ही नहीं है। यानी कि अगर आप पहले 0 2 4 एंड सो ऑन कर लें आप, ये मैं इवन नंबर ले लेता हूँ, आप ओड नंबर भी ले लें 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो ये मेरे पास कौन सा सेट है जी? इनफाइनाइट सेट है। आगे है मेरे पास सबसेट। कि सबसेट क्या है? सबसेट की तारीफ क्या है जी? सबसेट if every element of set A is an element of set B, then A is called a subset of B. Symbolically, कि हम सिंबली के तौर पे इसको कैसे लिखेंगे? ए सबसेट है किसका? बी का। इसमें आप, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो ये देख लें आप, अगर मेरे पास सेट ए है जी कोई 1 2 3, और मेरे पास सेट बी है जी 1 2 3 4, तो देखें ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, तो ये मेरे पास सबसेट की डेफिनेशन है। इससे आगे आ जाते हैं जी मेरे पास प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं जी, और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। इसके बाद फिर एक और है पावर सेट, और फिर हम इंशाल्लाह ऑपरेशंस के ऊपर आएंगे जी, सेट के।
चलें जी, अब है जी मेरे पास प्रॉपर सबसेट कि प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं जी। यानी कि सबसेट की आगे दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं जी? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी and B contain at least one element which is not an element of A, then A is said to be proper subset of B. For example, A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 1, 2, 3 और 4। ए जो है वो सबसेट है बी का। अब आप डेफिनेशन के ऊपर देखेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो सबसेट है बी का। एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट, यानी कि बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो ए के अंदर मौजूद ना हो, यानी कि ए का एलिमेंट ना हो वो, तो ये मेरे पास कौन सा सबसेट कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा जी। ठीक है, तो ये मेरे पास ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है कि ये ए बी का एक भी एलिमेंट, बी का एक एलिमेंट जो है वो ए के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी मेरे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट जी, if A is subset of B, if A is subset of B and A equal to B, then A is called improper subset of B. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास अगर एक एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू है ए बी सी और बी है जी मेरे पास सी ए बी। ठीक, ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का, और ए जो है वो इक्वल है बी के, यानी कि ए जो है वो सबसेट भी हो बी का और ए इक्वल भी हो बी के। देखिए ए के एलिमेंट जो है वो बी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ए बी के एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, इक्वल सेट भी बन रहा है और साथ में ये सबसेट भी बना रहा हो, तो ये मेरे पास कौन सा सेट कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा जी। उसके बाद आ जाता है जी मेरे पास पावर सेट। ठीक, अच्छा जी, पावर सेट द पावर सेट of a set E denoted by P of A is the set containing all the possible
सबसेट ऑफ ए फॉर एग्जांपल, यानी कि हमने पावर सेट को कैसे लिखना जी, कोई हमें गिवन सेट होगा ए, तो हमने उसके जितने भी सबसेट बन रहे होंगे हमने वो पावर सेट में लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू ए और बी है मेरे पास, तो जब हम पावर सेट लिखेंगे तो पी से उसे ज़ाहिर करते हैं और ऐसे पी ऑफ ए लिखते हैं जी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमने कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं जी खाली सेट, ठीक। उसके बाद फिर हम जितने भी इसके पावर सेट सबसेट बन रहे हैं वो हमने लिखने हैं। सबसे पहले ए भी बन रहा है इसका सबसेट, बी भी बन रहा है, और फिर ए और बी भी इसका सबसेट बन रहा है जी, ठीक है, इस वाले सेट का। तो ये मेरे पास पावर ऑफ सेट होता है। पावर ऑफ सेट को ऐसे लिखते हैं जी, अगर आप पूरे के पूरे सबसेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसे बंद कर देते हैं और साथ में पी ऑफ ए लगा देंगे किसी भी सेट के, तो वो पावर सेट कहलाते हैं। चलें जी, अब है जी मेरे पास ऑपरेशंस ऑन सेट के, सेट के ऊपर कौन कौन से हम ऑपरेशंस लगाते हैं। नंबर 1 पे है जी आपके पास यूनियन ऑफ सेट। हाँ जी, यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन लिख दें जी, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी ए रिटन एज ए यूनियन बी, कैपिटल ए, कैपिटल यू और कैपिटल बी। तो यूनियन के साइन को हम कैपिटल यू से ज़ाहिर करते हैं जी। इज द सेट consisting of all the elements which are either in A or in B or in both. Thus सिम्बॉलिकली, तो हम इसको सिम्बॉलिकली तौर पर हम कैसे लिखते हैं जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, और एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए एंड बी बोथ, ठीक। अब मैं इसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मेरे पास कोई सेट ए है जी 1 2 3, और मेरे पास कोई सेट बी है जी 2 3 4 5, तो हम इसका यूनियन कैसे निकालते हैं। हमने ए और बी के जो एलिमेंट होंगे वो उन सबको इकट्ठा करना है। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो हमने उन सभी एलिमेंट को इकट्ठा कर देना 1 2 3 4 5, और जो एलिमेंट 2 दफ़ा आया होगा हमने उसको भी एक ही दफ़ा लिखना है, तभी हमारा सेट की यही डेफिनेशन थी सबसे पहले कि मैंने आपको पहले डेफिनेशन सेट की जो बताई थी उसमें यही था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो, हर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो देखिए आप इसके सेट के अंदर हर एलिमेंट मुख्तलिफ है, इसमें भी हर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है, 2 दफ़ा कोई भी सेट नहीं, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। सभी एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा कर दिया जी, ए के भी और बी के दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। 3 भी, इधर भी 3 था, इधर भी 3 था, इधर भी 2 था, इधर भी 2, लेकिन लिखा मैंने एक दफ़ा ही है, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा ही लिखना होता है। अच्छा जी, नंबर 2 पे है जी इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट।
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, द intersection of two sets A and B written as A इंटरसेक्शन B। इस इंटरसेक्शन में अब हम उल्टा U कैपिटल U जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इज़ द सेट consisting of all the common element of A and B। Thus symbolically, तो हम सिम्बोलिकली इसको कैसे लिखते हैं जी? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है ए को एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी को। ठीक है जी। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, वही एग्जांपल दे देता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 2 3 और मेरे पास है जी बी इज इक्वल टू 2 3 4 और 5। जब मैंने इसका इंटरसेक्शन का मतलब था हमने कॉमन लेना, दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट कॉमन होगा तो वही हमने देखें। इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है तो वो कॉमन है जी। इसके अंदर 3, इसके अंदर भी 3 तो वो आ गया। उसके बाद और कोई नहीं कॉमन, तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन निकला था। तो दोनों सेटों के अंदर जो एलिमेंट जो मेंबर्स कॉमन होंगे वही इंटरसेक्शन के अंदर हम लिखते हैं। यूनियन के अंदर दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं और इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं जी। ठीक है। अच्छा जी, आगे है मेरे पास डिफरेंस ऑफ सेट। चलें जी, अब है मेरे पास नंबर 3 पे है मेरे पास डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है जी? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, if A and B are two sets, then their difference A minus B over R या A slash B is defined as ये असल में माइनस नहीं है, ये डिफरेंस का साइन है। ठीक है। एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी या फिर ए डैश बी, बी डैश ए। सिमिलरली कर लें आप कि सिमिलरली एक्स एक्स जबकि बी एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। पहली वाली है जी, अगर ए का आपने बी से डिफरेंस निकालना है, दूसरा अगर बी का आपने ए से डिफरेंस निकालना, तो दोनों की तरह दोनों इक्वेशन से मैं आपको ना एग्जांपल वो बना देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास अगर कोई सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक, और मेरे पास कोई सेट बी है
2 4 5 6 और 8। तो अगर ए डिफरेंस बी आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपने 1 2 3 4 5 डिफरेंस 2 4 5 6 8। तो ये हो जाएगा मेरे पास डिफरेंस का मतलब है कि ए के एलिमेंट हमने बी में चेक करने हैं, हमने ए के एलिमेंट बी के अंदर चेक करने हैं, जो नहीं होगा वो हमारा डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 नहीं है तो वो डिफरेंस हो गया। यहाँ पे 2 2 है, 3 3 नहीं है वो हो गया, 4 है 5 है, तो ये मेरे पास 1 और 3 ए का डिफरेंस आ गया बी के अंदर। अब अगर बी का ए से निकालें, इसी को देखें आप, तो सबसे पहले हमने बी को लिखना होता है, ठीक। तो सबसे पहले आपने बी को लिखना इधर, क्योंकि यहाँ पे पहले बी है, फिर डिफरेंस है, फिर ए है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखें जी, 2 इसके अंदर है 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 नहीं है तो 6 आ गया। उसके बाद 8 8 भी नहीं है। तो ए का जो डिफरेंस है बी के अंदर वो 1 3, और बी का ए के अंदर डिफरेंस क्या है जी 6 और 8। तो ये इस तरह हम मैंने डिफरेंस निकाला करना है। इस तरह आपको डिफरेंस आगे है जी मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नंबर 4 पे है जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है जी? चलें जी, कॉम्प्लीमेंट। इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट, इफ कैपिटल यू is a universal set and E is a subset of U, then the complement of A is the set of those element of U which are not contained in A. It is denoted by ए डैश या ए प्राइम भी आप कह सकते हैं, और या ए के ऊपर छोटा सा आप सी डाल दें। फॉर एग्जांपल है मेरे पास, इफ यू कैपिटल यू इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 10, एंड एक सेट मेरे पास ए है जी जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2 4 6 और 8। अच्छा जी, अब हमने कॉम्प्लीमेंट कैसे, कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला क्या जी आपके पास, ए प्राइम या ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कैपिटल यू डैश ए। तो मेरे पास इसी का मैं फर्दर आगे करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यू है तो मैं यू के एलिमेंट लिखूँगा, 1 2 3 एंड सो ऑन 10। ए के एलिमेंट 2 4 6 8। तो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ये देखें ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये डिफरेंस वाली फॉर्म बन गई कि हमने u का डिफरेंस निकालना है a में से। तो यानी कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है, u माइनस ए। तो सबसे पहले मेरे पास 1 आएगा क्योंकि 1 2 में a में नहीं है, 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे हम, 3 नहीं है, 5 नहीं है,
7 नहीं है और 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। ये मेरा एक कम्प्लीमेंट आ जाएगा जी। ठीक है, दोबारा देख लें हमने कम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने u लिखा, उसके बाद माइनस यानी कि डिफरेंस और फिर a। तो मैंने u का डिफरेंस a से निकालना है। तो मैंने चेक करना है कि u के एलिमेंट जो मौजूद नहीं है a के अंदर, वो मैंने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है जी, तो वो मैंने लिखे यहाँ पे। 1 है, 1 इधर नहीं है तो 1 लिखा, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 4 तो है, 6 भी है, 9 नहीं है, 8 है, 10 नहीं है इधर, तो 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा जी, आगे है मेरे पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं जी? अच्छा जी, अब है जी मेरे पास नंबर 5 पे ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट। अच्छा जी, ओवरलैपिंग सेट की क्या डेफिनेशन है जी? टू सेट्स ए एंड बी are said to be overlapping set if they have contain at least one element is common। फॉर एग्जाम्पल है जी मेरे पास अगर सेट एक मेरे पास एल है जी, 2 3 4 5 6, और एक सेट है मेरे पास एम 5 6 7 8 9। तो जब हम इसका लेंगे जी इंटरसेक्शन, तो देखिए इसके अंदर कॉमन आ रहा है जी, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि दोनों के अंदर एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट जो वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 2 एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, अच्छा जी, अब है जी मेरे पास नंबर 6 पे है डिस जॉइंट सेट। कि डिस जॉइंट सेट कौन से होते हैं जी? ओवरलैपिंग सेट में कॉमन होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम, और डिस जॉइंट सेट में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बस ये इन दोनों में फ़र्क है। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint set if they have not contain any element in common। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जी हम कौन, ए इज इक्वल टू, आप ले लें जी ए बी एंड सी, एंड कैपिटल बी आप लें ई एफ और जी। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, कॉमन जब हम लेंगे तो दोनों का कॉमन कोई भी नहीं आएगा, खाली सेट हो जाएगा। तो दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये मेरे पास डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अच्छा जी, अब है जी मेरे पास वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम से अब
सीखेंगे कि ए यूनियन बी जो है वो कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास ए यूनियन बी, अगर आपके पास ए यूनियन बी का मैं चलो करता हूँ सबसे पहले। ए का आपके पास है जी यूनिवर्सल सेट है, कोई भी हम सेट लेते हैं वो यूनिवर्सल सेट से ही लेते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा सेट होता है। उसके बाद हमारे पास एक सेट ए पड़ा है जी इसके अंदर, उसके बाद इसी के अंदर से हमने बी सेट लिया। ठीक है, अब मैंने इसका बनाना है जी यूनियन। जब मैं इसका यूनियन बनाऊंगा तो ये कैसे फॉर्म बन जाएगी, जब मैं इसका यूनियन बनाऊंगा ये इन दोनों का, ये हो जाएगा जी ऐसे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेरे पास इंटरसेक्शन। अगर मैं इन्हीं का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो तब मेरे पास क्या आएगा जी, अगर मेरे पास एक सेट यूनिवर्सल सेट है यू, उसके अंदर ये मेरे पास ए पड़ा है और उसके अंदर मेरे पास बी पड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा मेरे पास वो कुछ ही थोड़े ही एलिमेंट होंगे जो कॉमन होते हैं। अगर एक ये ए है, ये बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इतने जो होगा जो थोड़ा सा टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये वाला जो होगा ये मेरे पास इंटरसेक्शन कहलाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं तो दोनों सेटों में कुछ ही एलिमेंट जो है वो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे एक और कम्प्लीमेंट की बना देता हूँ जी, अगर मैं ए कम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ। अच्छा जी, ए कम्प्लीमेंट सबसे पहले जी मैं फिगर ड्रा करता हूँ कि ए कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। यूनिवर्सल सेट है मेरे पास एक, उसके अंदर जो है वो ए पड़ा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है जी, उसके अंदर मेरे पास ए पड़ा है कहीं पे। ठीक है, अब मैंने ए कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते थे हम कि ए के जो एलिमेंट होते थे वो यू में से हम, यानी कि वो लिखते नहीं थे, यू में से निकाल देते, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यू के एलिमेंट हम चेक करते थे ए के अंदर, जो कॉमन होते थे वो नहीं लिखते थे। इसका मतलब ये हुआ ये मेरे पास सारा का सारा यू पड़ा है। ठीक है, अब यू के अंदर से हमने ए कॉमन कर देना है, ए के एलिमेंट निकाल देने हैं, बाकी हमारे पास सारा का सारा जो है वो ए कम्प्लीमेंट बच जाएगा। यानी कि ये सारा का सारा मेरा ए कम्प्लीमेंट होगा और इसके अंदर जहाँ पे ए पड़ा है ना वो मेरा कॉमन है, यानी कि वो हमने नहीं लिखने। ठीक है, तो ये मेरा ए है, ये सारा का सारा मेरा ए कम्प्लीमेंट बन जाएगा। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यू को मैंने यू में से ए निकाल दिया, जब यू में से ए निकाल दिया तो फिर पीछे क्या बचा मेरे पास, वो सारे एलिमेंट बच गए हैं जो यू के अंदर हैं एक्सेप्ट ए के। ठीक है, कि ए के जितने भी एलिमेंट वो तो यू से निकाल दिए, अब जितने बच गए मेरे पास वो जो है वो एक कम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके आगे बस एक सिर्फ हमने रीड ही करना है कि डिमॉर्गन्स लॉ, उसको आप बस देख लीजिएगा डिमॉर्गन्स लॉ को। ठीक है, कि इसको प्रूव कैसे करना, अगर दो सेटों के दरमियान हम यार मार्क्स आ जाए तो इसका नंबर 1 पॉइंट है जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कहता है इक्वल है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
नंबर 2 पे है जी ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये दोनों मेरे पास डी मॉर्गन्स लॉ हैं। ठीक है, अगर वो आपको क्वेश्चन में कह दे कि आपके पास दो सेट है जी ए और बी, तो उसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ आप अप्लाई करें, तो आपने दोनों ही करने हैं। अगर तो वो खुद दे दे कि ये वाला अप्लाई करें, तो फिर आपने ये वाला निकालना है। अगर ये दे दे तो ये वाला निकालना है। पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड निकालनी है, फिर आपने राइट हैंड साइड निकालनी है। दोनों का आंसर जो है वो लेफ़्ट और राइट का सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर दोनों का सेम नहीं आता तो समझिए कि आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो आपने वो चेक करना है खुद। जी, ये तो था मेरा सेट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके पास एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा, जिसका नाम है जी फंक्शन। ठीक है जी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।